नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है योर फिल्मी स्कोप चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे फिल्मी दुनिया के ताज़ा अपडेट्स, बेहतरीन रिव्यूज और मज़ेदार गॉसिप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए अपने पसंदीदा सितारों की हर एक कहानी हमारी रिपोर्टर चिंकी जासूस की जुबानी। इस वीडियो में बातचीत मिर्ज़ापुर के शरद अंजुम शर्मा के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि एक कहानी जो सीज़न 1 से शुरू हुई थी। सीज़न 1 में किरदार सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था, लिटरली एक ही सीन था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, एक बहुत ही पुख्ता तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था। क्योंकि जो वो सीन भी था जिसमें वो अपने फादर से बात कर रहा है, आता है बाहर से एक आदमी और कुछ ऐसी बातें करता है कि आपको समझ में आता है कि इसका अपने फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। उसी दुनिया में पैदा हुआ है लेकिन उस दुनिया का हिस्सा नहीं होना चाहता है। और फिर उसके बाद एक कमेंट करता है बहुत ही बड़े किरदार के ऊपर, कालीन भैया और मुन्ना, कि भाई अगर आप उन पे अटैक करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे करिए, और मुन्ना को तो आप ज़्यादा वो मत दीजिए तवज्जो क्योंकि वो एक कमज़ोर कड़ी है, तो फोकस करिए कालीन भैया। तो उससे पता चलता है कि एक बहुत ही स्ट्रांगली वो कैरेक्टर हमने प्लेस कर दिया था कहानी में। फिर सीज़न 2 में थोड़ा और किरदार बढ़ा, लेकिन फिर भी सीज़न 2 तक हम उसे कहीं बीच में देखते थे। ना वो एंटागनिस्ट था, ना वो प्रोटैगनिस्ट था, ना वो नायक था, ना खलनायक था। लेकिन सीज़न 3 की शुरुआत से ही हमने उसे एक नायक के रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि वो किरदार जो था वो और ज़्यादा डायनामिक हो गया। उसमें एक नए लेयर्स ऐड हुए, नए कलर्स ऐड हुए। एक इमोशनल लेयर थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी आप भी बात कर रहे थे, जो एंड में जाके वो टिप ऑफ होता है। तो एक नए अलाइंसेस थे, नए कॉम्बिनेशंस थे। पहली बार हमने देखा कि कालीन भैया का कहानी में हमेशा से एक ये चीज़ थी, लेकिन इसको कभी छुआ नहीं था कि अगर कालीन भैया का बेटा जैसा वो चाहते थे मुन्ना, वो वैसा नहीं था, और रतिशंकर का बेटा वैसा नहीं था जैसा वो चाहता था, तो वो उल्टा था। तो इस बार हमने पहली बार देखा कि अगर कालीन भैया और शरद शुक्ला एक साथ हो जाएं तो क्या होगा। तो वो एक नया रिलेशनशिप डेवलप हुआ जो कि बहुत ही बड़ी ड्रामेटिक बीट थी। लेकिन हाँ, एज एन एक्टर भी काफ़ी कुछ था करने के लिए इस बार सीन्स में, क्योंकि होता वही है कि आपके पास स्कोप जब होगा तभी आप कुछ उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस बार मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा सीन्स में था, कहानी में था, कि जितना भी आप अपने किरदार में, उसकी गहराई में डुबकी लगाएंगे, उतना स्कोप था कि आप ला सकते हैं कुछ ना कुछ। तो मज़ा बहुत आया, और उस बात की अब खुशी है और हल्का सा सेटिस्फैक्शन भी है कि उसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है लोगों पे, वो भी वैसा ही पड़ा जैसा सोचा था। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी इस पूरे सर्कल में जो आप क्रिएट करते हैं, फाइनल जो माइलस्टोन होता है वो होती है ऑडियंस। तो ऑडियंस का क्या कहना है आपकी कोशिश पे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब क्योंकि उसका जो असर है, जो फीडबैक है, बहुत सही है और अच्छा आ रहा है। एक ड्रामेटिक बीट है, एक एरा है। आई थिंक वो बात शुरुआत होती है जैसे कि लास्ट सीन की जो आप बात कर रहे हो, उसमें मिर्ज़ापुर की दुनिया का सबसे बड़ा किरदार, एक महानायक अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, वो अनाउंस करते हैं, वो बात शुरू करते हैं कि भाई ये गद्दी हमने और हमारे बाबूजी ने बनाई थी, और उसका ऐसे ही वो चीज़ शुरुआत हुई, उसकी गद्दी की जो प्रथा थी। और अब कहीं ना कहीं वो ये कह चुके हैं कि वो तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे, उसके अलावा और कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से कि भाई गद्दी पे वो बैठना चाहिए जो कि हमारा प्रतिबिंब हो और एक सही इंसान हो, जो उनकी लाइन भी है कि जो कठोरता से दंड दे और आराम से, संयमता से निर्णय ले। और उनकी नज़र में एक ही इंसान है, शरद शुक्ला, जो होगा किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। और वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर नहीं, वो होंगे लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। तो इस लाइन से, इस बात से एक ऐसी चीज़ देखी जाती है कि एक जो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर वाला जो एक पूरा चैनल है, थॉट है, वो एरा है, वो कहीं ना कहीं वो बात शायद ख़त्म होती है लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर से। तो एक बहुत ही ड्रामेटिक बीट है उस कैरेक्टर के लिए, शरद के लिए, कि वो कैसे बड़ा हुआ, करते जो उसको करना था, जो चीज़ें उसको बनानी थी, उसने अपना ग्राफ पूरा किया
और उसकी कहानी का और मिर्ज़ापुर की दुनिया में वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर की बात का एक फाइनल कल्मिनेशन होता है। तो एक सेटिस्फाइंग और एक कल्मिनेशन वाली फील है कि जब एक कोई सिरा जो खुला हुआ है, जब फाइनली वो पूरा होता है और वो बात अपनी मुकम्मल होती है, तो आपको वो एक अच्छी किताब पढ़ने के बाद जो एक फीलिंग होती है ना कि आपने पूरा एक बड़ा उपन्यास जो कई जगहों से निकला उसको पढ़ा, ख़त्म किया और रखा, तो वो जो एक सेटिस्फाइंग चीज़ होती है कहानी को पूरा जी लेने की, आई थिंक वैसा सा ही कुछ है। ये मतलब देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मतलब देखिए, आपका काम है अभिनय करना। आपके पास एक कहानी आती है, आप उस कहानी को, उस किरदार को अपनी क्षमता के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ, सच्चाई के साथ उसमें उतरते हैं, अपने इस काम को पूरा करते हैं। मेरी शुरुआत भी वैसी रही थिएटर से कि जो दुनिया में आप घुसे, जो कहानी, जो किरदार, जिन लोगों के साथ आपने काम किया, अब आपके साथ अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारी बातचीत हो रही है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो संवाद हो, ये मुकम्मल हो, ये अच्छा हो, इसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़े, इसका प्रभाव आपके सुनने वालों के ऊपर, आपके देखने वालों के ऊपर अच्छा पड़े। और इस वजह से अगर एक इक्वेशन बनती है, अगर इस वजह से एक अच्छा रिश्ता बनता है, तो वही उसका एक इनाम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व से, आपकी सोच से, आपके काम से अगर आप अपने जीवन में नए रिश्ते बनाते हैं, आपके काम से रिलेटेड हों, आपकी दुनिया के हों, या वो किसी दूसरे व्यवसाय या दूसरे प्रोफेशन के हों, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आई थिंक हाँ, वो शुरुआत होती है आपके व्यक्तित्व से कि आप कैसे इंसान हैं और आपका काम कैसा है। कर्म से ही इंसान पहचाना जाता है। तो मेरा ख्याल है, मैं उसको वैसे ही देखता हूँ कि उसी तरीके से आपका काम अच्छा हो, आपकी बातें अच्छी हों, आपकी सोच अच्छी हो, और उसकी वजह से जो आपको प्यार मिले, जो साथ मिले, तो अच्छा ही लगता है। अब जैसे आज हम और आप मिले पहली बार और बड़ा अच्छा लगा, तो मुमकिन है यही चीज़ आगे बढ़ेगी, तो अच्छी चीज़ है। बहुत ही मुख्तलिफ था सबके साथ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मिर्ज़ापुर में अलग अलग तरह के जैसे एक बास्केट होती है, उसमें अलग अलग तरीके के फ्रूट होते हैं। किसी पे रस ज़्यादा है, किसी का टेक्सचर अच्छा है, किसी का कुछ अलग फ्लेवर है, कोई खट्टा है, मीठा है। तो उसी तरीके से मैं इसे देखता हूँ कि जितने भी किरदार है, ख़ासकर सीज़न 3 में मेरा ज़्यादातर जो ऑन स्क्रीन काम रहा वो पंकज जी के साथ था सबसे पहले। तो पंकज जी के साथ जो अनुभव है वो बहुत ही एक अद्भुत अनुभव है। जिस तरीके के वो इंसान भी हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ उनसे एज एन एक्टर, लेकिन उससे कई ज़्यादा एज अ पर्सन। तो बहुत ज़्यादा समय हमारा ऑफ सेट बीतता था अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने में, चाहे वो खाने की बातें हों, चाहे वो अलग अलग विषय पे बात हो, जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे चीज़ें क्या बनती हैं, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पे क्या उगता है, वहाँ पे क्या बनता है, लोग कैसे हैं, बोली कैसी है, कल्चरली वो चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस होते थे अलग अलग चीज़ों, और आई थिंक वो एक कंफर्ट था दोनों के बीच में। मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे मैं या तो मैं उनकी वैन में होता था, हम लोग घंटों बातें कर रहे होते थे। जब अगर हमारे पास समय है, अगर हमारा जो शॉट है वो थोड़े समय बाद होगा, तो कई चीज़ों पे बातें होती थी। और आई थिंक वो कंफर्ट ही बात करते करते वो कब सीन शुरू हो जाता था पता नहीं चलता था। और सीन में भी हम इतने ज़्यादा सहज होते थे। इनफैक्ट ऐसे ही करते करते हम सीन कर रहे थे, और कुछ एक चीज़ थी, मैंने ऐसे ही शायद अपना कपड़ा कुछ ऐसे ठीक करना था, वो मैंने किया सीन में, और बात करते करते हम आगे बढ़ गए। तो मुझे तो इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि यार वो इतना अच्छा मोमेंट था कि तुम एक एक्चुअल मोमेंट में एक चीज़ थी, तुम्हें लगी कि तुम्हें ठीक करनी है, तुमने कर भी लिया, और वो तुम्हारे परफॉर्मेंस का एक हिस्सा बन गया। तो इतना सहज
एक इक्वेशन था अली के साथ, बहुत ही मतलब मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से हमारा ऑन स्क्रीन एक गुड्डू और शरद के बीच में जो एक एंग्स था, जो एक ऑपोजिट वो है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, वो इतना खूबी से इसीलिए आ पाया क्योंकि हम ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है, एक दूसरे की खूबियाँ और एक दूसरे की अच्छी चीज़ें बताने में कतराते नहीं हैं कि यार मुझे लगता है तुमने ये चीज़ जो थी बहुत अच्छी की, और वैसे ही वो आएगा और आई रिमेंबर कि ही केम एंड ही हग्ड मी कि यार बहुत अच्छा काम हुआ है। मैंने कहा यार अच्छा काम हुआ है क्योंकि आई थिंक क्योंकि सामने जो किरदार था, जो अभिनेता था, वो भी अच्छा था। तो इस तरीके का बहुत ही एक क्या है ना कि मिर्ज़ापुर तक पहुँचते पहुँचते जितने भी अभिनेता हैं और अभिनेत्रियाँ हैं, उनका ऐसी एक यात्रा रही है कि आप अब काफ़ी सिक्योर हैं। जब आप मिर्ज़ापुर में आते हैं, काम करते हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से। तो ये कंफर्ट ही है जो एक अलग स्तर पे ट्रांसलेट होता है परफॉर्मेंसेस में। तो मतलब बहुत अच्छा रहा। बाकी जिन लोगों के साथ काम नहीं उतना किया, उनके साथ भी ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी दोस्ती है, चाहे वो प्रियांशु हो जो रॉबिन का किरदार करते हैं, चाहे वो श्वेता हो। तो बहुत ही एक अलग और बहुत ही अनूठा अनुभव रहता है मिर्ज़ापुर पे काम करने का। और देखिए वो एक चैलेंज की बात है, वो एक चुनौती होती है कि आपकी वो एक चुनौती है और वो एक चैलेंज है जो आपकी खुद से एक अपेक्षा होती है कि अगर आपने जैसे, और वो किसी और काम के लिए नहीं, वो सीज़न 2 से सीज़न 3 में भी था कि जब सीज़न 2 में आपने कुछ चीज़ें की और वो बहुत अच्छी निकल के आई और लोगों ने उसको पसंद किया, सराहा, तो अब आपकी खुद से एक ज़िम्मेदारी, खुद से एक अपेक्षा होती है कि आप उस चीज़ को थोड़ा आगे ही लेके जाएं। वो बिल्कुल होता है, लेकिन आपको जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको एक समय के बाद उस चीज़ को भूल जाना पड़ता है क्योंकि आप उस प्रेशर को लेके काम नहीं कर सकते। तो जब आपको पता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी कितनी है, आपके ऊपर आप एक बहुत बड़े किरदार को लेके अपने कंधे पे चल रहे हैं और आपको बहुत ही बारीकियां हैं इस किरदार की जो आपको लेकर आनी है बाहर, लेकिन वो एक चीज़ है। लेकिन जब आप उस किरदार को जीवंत कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तो आप इस चीज़ का प्रेशर नहीं ले सकते। तब आपको उसी चीज़ को, उसी ज़ीरो या उस पे जाना पड़ेगा एकदम शून्य में कि आपने एकदम ज़ीरो से शुरुआत की फिर से, क्योंकि चीज़ें फिर ही बनेंगी। तो आई थिंक वही हमेशा प्रक्रिया रहती है और रही है कि आप इन सारी चीज़ों को भूल के उस स्पेस में जाएं जहाँ पे आप सिर्फ एक नई चीज़ को दोबारा क्रिएट करने में लग जाएं। कितना अच्छा आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। कई बार कुछ चीज़ें आप करोगे वो सही बैठेंगी, कई बार नहीं बैठेंगी, लेकिन वो आई थिंक इस क्रिएटिव वर्ल्ड का एक चीज़ है। तो वैसे ही है, मेरा ख्याल है आगे भी वैसे ही होगा कि भले ही कोशिश यही रहेगी कि आप इसके आगे जो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो आप ऊपर की तरफ ही चढ़ें और अच्छा काम करें, अलग तरह का काम करें, लेकिन उसका मज़ा भी लेना है। सिर्फ उस पर प्रेशर नहीं लेना है, उसका मज़ा भी लेना है, उसको एंजॉय करना है, क्योंकि वही चीज़ है जो ऑडियंस तक भी ट्रांसलेट होगी। अगर आपने मज़ा लिया है तो आप तक वो बात पहुंचेगी, वो मज़ा आप तक भी पहुंचेगा। बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आभार और धन्यवाद आप लोगों का कि आपने पिछली बार भी सीज़न 2 में भी और सीज़न 3 में भी इन चीज़ों को सराहा। इस बार जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको चीज़ें पसंद आई, आपके मैसेजेस, आपका सारा प्यार मुझ तक पहुंच रहा है और कोशिश करता हूं कि हर चीज़ को मैं रिस्पॉन्ड करूं, रिप्लाई करूं, जो मैं करता भी हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल या फिल्मी स्कोप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी फिल्मी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।